रतन नवल टाटा एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण नहीं रही। 1937 में जन्मे छोटे रतन के शुरुआती साल बदलाव और उथल-पुथल से भरे थे। उनके माता-पिता नवल और सूनी टाटा जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब अलग हो गए। इस घटना ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया। उनके दुनिया को देखने का नजरिया बदला और उनमें सहानुभूति की भावना बहुत मजबूत हुई। परिवार में आए इस बदलाव और मुश्किलों के बावजूद रतन की पढ़ाई हमेशा उनकी प्राथमिकता रही। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मुंबई के ही बिशप कॉटन स्कूल में। ये स्कूल अपने कठोर शैक्षणिक मानकों के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने उनकी आगे की सफलता की नींव रखने में मदद की। भारत में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रतन उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लिया, जो उनकी विविध रुचियों और ज्ञान की खोज का प्रमाण था। कॉर्नेल में ही उन्हें वास्तुकला के प्रति अपने जुनून का पता चला, एक ऐसा क्षेत्र जो आगे चलकर टाटा ग्रुप के लिए उनके विजन को प्रभावित करेगा। 1962 में रतन ने कॉर्नेल से आर्किटेक्चर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने उन्हें वह ज्ञान और कौशल प्रदान किए जो उनके भविष्य के प्रयासों को आकार देंगे। विश्व स्तरीय शिक्षा और उत्कृष्टता की प्यास के साथ रतन टाटा एक ऐसी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थे जो भारतीय उद्योग को बदल देगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटने पर रतन टाटा 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। उनकी शुरुआती भूमिका टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर थी, जो उन वातानुकूलित कार्यालयों से कोसों दूर थी जहां वह आसानी से बैठ सकते थे। यह फैसला उनकी विनम्रता और जमीनी स्तर से व्यवसाय को समझने की उनकी इच्छा का प्रमाण था। नीले कॉलर वाले श्रमिकों के साथ काम करते हुए रतन ने अमूल्य अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने इस्पात उत्पादन की पेचीदगियों, कार्यबल के सामने आने वाली चुनौतियों और व्यावहारिक नेतृत्व के महत्व के बारे में जाना। इस अनुभव ने उनमें उन कर्मचारियों के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया जो टाटा समूह की रीढ़ थे। टाटा स्टील में उनका समय बहुत कुछ सीखने और बढ़ने का समय था। रतन ने तत्परता से ज्ञान को ग्रहण किया, अपनी लगन को साबित किया और अपने सहयोगियों का सम्मान अर्जित किया। वह चुनौतीपूर्ण कार्यों से पीछे नहीं हटे। अपनी शिक्षा और तेज बुद्धि का उपयोग कंपनी के संचालन में योगदान करने के लिए किया। टाटा स्टील में अपने कार्यकाल के बाद रतन को टाटा समूह की एक स्ट्रगलिंग अशरत सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड या नेल्को को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह उनका पहला बड़ा नेतृत्व था चुनौती, और उन्होंने इसे विशिष्ट दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया। रणनीतिक निर्णय लेने और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के संयोजन के माध्यम से वह नेल्को को लाभप्रदता की ओर ले जाने में कामयाब रहे, जिससे टाटा समूह के भविष्य के नेता के रूप में उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। 1981 में जे.आर.डी. टाटा, रतन के चाचा और तत्कालीन टाटा समूह के अध्यक्ष ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने एक विशाल समूह के शीर्ष पर रतन के अपेक्षाकृत सीमित अनुभव पर सवाल उठाए। हालांकि जे.आर.डी. टाटा ने अपने युवा भतीजे में वह विजन, नेतृत्व के गुण और टाटा मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता देखी, जो समूह को 21वीं सदी में ले जाने के लिए आवश्यक थे। रतन टाटा ने आधिकारिक तौर पर 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। एक ऐसे व्यापारिक साम्राज्य को विरासत में मिला जो पारंपरिक उद्योगों में गहराई से निहित था और तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था। उन्होंने बदलाव की आवश्यकता को पहचाना और टाटा समूह के एक महत्वाकांक्षी परिवर्तन पर निकल पड़े। इसे नवाचार, वैश्वीकरण
और सामाजिक जिम्मेदारी द्वारा चिह्नित भविष्य की ओर ले गए। रतन टाटा के नेतृत्व की एक बानगी अच्छी तरह से गणना की गई एक्विजिशंस की एक श्रृंखला के माध्यम से टाटा समूह के वैश्विक पद चिह्न का विस्तार करने में उनकी रणनीतिक कुशाग्रता थी। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने एक ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण कर लिया, जो एक भारतीय कंपनी द्वारा पहली बड़ी विदेशी एक्विजिशन थी। इसके बाद टाटा स्टील द्वारा यूरोपीय इस्पात प्रमुख कोरस और टाटा मोटर्स द्वारा प्रतिष्ठित ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया गया। ये अधिग्रहण, जबकि बोल्ड थे और शुरू में संदेह के साथ मिले थे, मास्टर स्ट्रोक थे जिन्होंने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया। उन्होंने न केवल समूह के पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान की, बल्कि भारतीय व्यवसायों के निर्माण के रतन टाटा के दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित किया, जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और जीत सकते हैं। भाग 4, लोगों की कार टाटा नैनो। अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता से परे रतन टाटा सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी जड़ वाली भावना से प्रेरित थे। वह दृढ़ता से मानते थे कि व्यवसाय में अच्छाई के लिए एक ताकत होने और आम लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की शक्ति है। यह विश्वास टाटा नैनो के लिए उनके दृष्टिकोण में सबसे स्पष्ट था। एक ऐसी कार जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, वह लाखों भारतीयों की कार के स्वामित्व के सपने को साकार करेगी। टाटा नैनो, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा जाता है, एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। इसका जन्म रतन टाटा द्वारा भारतीय परिवारों के अवलोकन से हुआ था, जो अक्सर 4 या 5 सदस्यों वाले होते हैं, जो मोटरसाइकिल पर खतरनाक तरीके से सवारी करते हैं। वह उन्हें परिवहन का एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक साधन देना चाहते थे। एक ऐसा दृष्टिकोण जो उत्साह और संदेह दोनों के साथ मिला था। $2000 में कार विकसित करना एक कठिन इंजीनियरिंग चुनौती थी। इसके लिए अभिनव डिजाइन, मितव्ययी इंजीनियरिंग और लागत कम करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। रतन टाटा के दृष्टिकोण से प्रेरित टाटा मोटर्स की टीम ने इन चुनौतियों को दूर करने के लिए अथक परिश्रम किया, जिससे रास्ते में कई तकनीकी सफलताएं मिली। 2008 में टाटा नैनो का शुभारंभ भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में अटकलें लगा दी, पारंपरिक सोच को चुनौती दी और यह प्रदर्शित किया कि जनता के लिए कार बनाना वास्तव में संभव है। जबकि नैनो की व्यावसायिक सफलता विभिन्न कारकों द्वारा सीमित रही होगी, लेकिन नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में इसका प्रभाव निर्विवाद है। भाग 5, एक सुनहरा दिल, फिलैंथ्रोपी एंड गिविंग बैक। सामाजिक भलाई के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता व्यवसाय के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति हैं, जो अपने धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबी उन्मूलन और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत तक के विभिन्न कारणों का समर्थन करने के लिए समर्पित करते हैं। उनके परोपकारी प्रयासों को वंचितों के प्रति गहरी सहानुभूति और अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने में दृढ़ विश्वास की विशेषता है। टाटा ट्रस्ट, टाटा समूह से जुड़े परोपकारी संगठनों का एक समूह, एक सदी से भी अधिक समय से भारत में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक रहा है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्टों ने भारत की कुछ सबसे विकट सामाजिक और विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार किया है। शिक्षा उनके दिल के करीब होने के कारण रतन टाटा के परोपकार का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। उनका मानना है कि शिक्षा सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है। टाटा ट्रस्टों ने कई शैक्षिक पहलों का समर्थन किया है, जिसमें वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से लेकर विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तक शामिल है। स्वास्थ्य सेवा एक अन्य क्षेत्र है जहां रतन टाटा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा के महत्व को पहचानते हैं, खासकर भारत जैसे देश में
जहां आबादी के एक बड़े हिस्से के पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। टाटा ट्रस्ट अस्पतालों की स्थापना चिकित्सा अनुसंधान का समर्थन करने और ग्रामीण और अंडर सर्व्ड समुदायों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों को लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। He takes